हेलो, नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटी की जो दो क्लासें हो चुकी हैं, इसके बाद आज तीसरी क्लास है। तो हम लोग जो पहले की क्लासें हैं उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रा आईएएस एकेडमी, जो कि अभी एक न्यू आईएएस एकेडमी के रूप में गठित हुई है, और अभी एट प्रेजेंट उसमें टेस्ट सीरीज जितने भी हैं, ऑल ओवर कंपटीशन विथ अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा रिसर्च एंड अन्य जो एग्जाम है उसमें शामिल किया गया है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 6 to 12th क्लास, इन सबको इंक्लूड किया गया है। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट विथ डिटेल के साथ में मेंशन किया हुआ है। तो हमने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था करवाई है। और साथ में अब मैं धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो कॉलेज की क्लासें होती हैं, जो कॉलेज के जनरल स्टडीज के जो टॉपिक होते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, या फिर वो कॉमर्स का हो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सभी को सामने लेकर आएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बात करेंगे कि आप चाहो तो हमारी जो एकेडमी है, इसमें जिसकी तैयारी चल रही है और जो तैयारी कर रहा है आगे, तो वो यहाँ टेस्ट सीरीज ले सकता है। तो मैं जाते टाइम आपको ये बता दूंगा कि आपको अपनी एकेडमी में, और इस नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो 1858 का एक्ट है, आखिर इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इससे थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं। सबसे मेन बात यह है कि 1857 की जो क्रांति है, यहां तक जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश जो कंपनी का शासन था, वो यहां खत्म हो चुका है परमानेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का शासन खत्म हुआ है तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो यहां से खत्म हो गए, नहीं, वो खत्म नहीं हुई, वो यहीं पर ही हैं। लेकिन वो किस व्यवस्था में, वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है जिसने डायरेक्ट अब शासन किया है यहां, उसके अधीन आ गए। उन्होंने इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करवा दिया। और क्योंकि इसमें रीजन है उनको निकाल न पाने का या फिर यहां से न जाने देने का, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस रहा है उनको कंपनी को चलाने का। फिर यहाँ पर जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझने में उनकी जो भूमिका है, इसके अलावा जो यहाँ के जो पैरामीटर्स है उनको पता है कि किन लोगों से किस हिसाब से कैसे बात करनी है, किससे कैसे गठबंधन करना है, किसको कैसे समझाना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो एक रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो इसके बाद में तो जनता और यहाँ के जो शासक थे वो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके अपोजिट में आ गए, और विद्रोह के वजह से यहाँ का परमानेंट ब्रिटिश शासन खत्म ना हो, इसीलिए कंपनी की जो व्यवस्था है वो यहाँ खत्म कर दी। और ब्रिटिश जो महारानी है उसने कहा कि हम लोग स्वयं डायरेक्ट भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे। इस आधार पर यहां पर जो 18, लेकिन किस माध्यम से करेंगे, तो हम लोग एक अधिनियम लेकर आएंगे, इसलिए यहां पर यह अधिनियम आता है। बाकी इसके बारे में, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल व्यू ले रहे हैं, अगर मैं अगर हिस्ट्री में जाता है इसका, तो फिर इसके बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं वो ओपन करने पड़ते हैं, और अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर हमको इस रिवोल्ट को प्लस इस शिफ्ट को समझने को मिलता। लेकिन हम लोग इसको यहीं रखेंगे, और जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसकी खुल के चर्चा करेंगे डिटेल से। तो फिर आपके तो जितने भी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या कहता है ये। 1858 का अधिनियम,
जिसे आमतौर पर भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार है वो अब डायरेक्ट यहाँ पर भारत में क्या हुआ, अपना जो शासन है वो स्टेबल करने की बात की कर रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो कंपनी थी, पहले वो कंपनी थी और अब क्या है, सरकार है। तो एक तो सरकार कार्यकर्ता शासन चलाती है और एक कंपनी शासन चलाती है, दोनों में फर्क है। तो ये कह रही है, इसीलिए यहां सरकार लगा। ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। इस अधिनियम ने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन राजशाही के अधीन कर लिया। मुख्य प्रावधान और परिवर्तन क्या है कि कंपनी शासन की समाप्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। किसको किया गया है? प्रशासनिक शक्तियों को। ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन, भारत का शासन सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश सम्राट के नाम पर चलाया जाने लगा। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय किया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। तो हम लोगों ने जो पहला पढ़ा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो और यहां पर जब देखोगे आप, उसके बाद में अब ये क्या है, कैनिंग भारत का वायसराय बना। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल की समाप्ति, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सरकार थी ब्रिटेन की, वो पहले कंपनी पर जो निगरानी रखने के लिए अपने लोगों को इस कंपनी की व्यवस्था में इंक्लूड किया, ताकि वो कुछ भी गतिविधियां करे तो उनके बारे में सरकार को पता चले, अवगत रहे वो इस बात से कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सरकार के विरुद्ध में कोई गतिविधियां या उनके अपोजिट में कोई फैसले या निर्णय ले रही हो। और इसीलिए जब उसकी जरूरत, जब सरकार स्वयं आ गई तो कंट्रोल बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए इसको क्या किया गया, यहां से समाप्त कर दिया गया। दोहरी सरकार, डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल शामिल थे, को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का नया पद, यह व्यक्ति ब्रिटेन में बैठता था। ब्रिटिश कैबिनेट अब जब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, जब जो मिनिस्ट्री पढ़ेंगे तो या फिर काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि ये चीज क्या होती है। तो ये थ्योरी आपके और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्यों को भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को भारत के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण प्राप्त था। वह ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। भारतीय परिषद की स्थापना, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए यहां से जब हम लोग भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और भारत की जो राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो परिषद है, ये यहाँ से क्या, इनकी संरचनाओं का जो इंक्लूशन है या फिर इनका जो शामिल होना है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से कनेक्टिविटी है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। हमको समय समय पर ये चीजें पता चलेगी कि जो पहले कॉन्सेप्ट यहाँ था वो आगे जाके भारत के संविधान में देखने को मिल रहा है। उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का? मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना, कि ऐसा रिवोल्ट दोबारा नहीं हो। मतलब कंपनी के विरुद्ध जो लोग हुए थे यहाँ के शासक, वैसा दोबारा नहीं हो। कंपनी के द्वारा उठाए हुए कई सारे जो कदम हैं उनके आधार पर दोनों के आपस में मतभेद हुए भारत में, और भारत में जो राजा हैं उनमें। इसी बेस पे
जब वो नाराज होंगे तो वो इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, तो ये क्या करेंगे कि उनको खुश रखने के लिए, वो खुश कैसे रहें उसके लिए ऐसा क्या किया जाए। तो इसमें क्या की गई, इनके लिए व्यवस्था की गई कि उनको कहा गया कि अब जो ब्रिटिश जो कंपनी है वो कंपनी नहीं है, अब ब्रिटेन की सरकार खुद है, हम आपके हितों के लिए काम करेंगे। दूसरा कि आपको जो पहले यहाँ परेशान किया जा रहा था वो अब नहीं किया जाएगा, चाहे वो उत्तराधिकार को लेके हो, जो दत्तक पुत्र की जो कॉन्सेप्ट है पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में उसको लेके, या फिर जो जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको लेके, या फिर जो ऋण व्यवस्था थी, टैक्सेशन व्यवस्था थी, तो कई सारे जो कॉन्सेप्ट उलझे हुए थे उन सब चीजों को यहाँ पर क्या की, दूर करने की कोशिश की। इसमें क्या क्या प्रावधान हम इसके अंदर पढ़ते हुए, भारत में बेहतर शासन सुनिश्चित करना और कंपनी के कुप्रशासन के कारण उत्पन्न असंतोष को दूर करना था। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की नींव रखी जो अगले 90 वर्षों तक चली। देखिए इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब इनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इससे अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट रह भी गए हैं तो इसमें वो क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। देखिए 20 क्वेश्चन है इसमें, हर एक जैसे टॉपिक हैं सब टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक के साथ में 20 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 किस घटना के बाद पारित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह कहा गया। 1858 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश की जो महारानी है उसको हस्तांतरित करना। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे किसके नियंत्रण में आ गया? तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में। भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 के अधिनियम द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया? तो भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद। भारत का राज्य सचिव किसका सदस्य होता था? ब्रिटिश संसद और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए कितनी सदस्य परिषद बनाई गई थी? तो 15 सदस्यों की एक सलाहकार जो परिषद है वो बनाएगी। भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली। ध्यान रखना इस बात का, फैक्चुअल जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी जगह किसी और का नाम रख दिया जाता है, या फिर जो 1858 का अधिनियम है इसके अलावा कहीं दूसरे नाम दे दिया जाता है। तो जो फैक्ट है उनको आगे पीछे करके क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। लॉर्ड स्टैनली। 1858 के अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। यह प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या किया गया? भारत का वॉइसरॉय। भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। वायसराय भारत में किसका सीधा प्रतिनिधि होता था? तो ब्रिटिश क्राउन का या महारानी का। 1858 की महारानी की जो उद्घोषणा थी को किस भारतीय शहर में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में, और 1 नवंबर 1858 को। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट का, ठीक है, क्योंकि जनरली जो किताबें हैं उनमें ये डेटा जो है वो नहीं मिलते हैं, बाकी मिल जाते हैं लेकिन ये नहीं मिलते। कुछ डेटा है जो नहीं मिलते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो जितने भी जो नोट्स बनाए हुए हैं या फिर आपके पास बुक है उसमें अगर ये चीजें नहीं मिल रही है तो उनको यहां से नोट डाउन करके नोट कर लेना है। महारानी की उद्घोषणा को भारतीयों के लिए क्या कहा गया? भारतीयों का मेग्ना कार्टा। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने किस नीति को समाप्त करने का वादा किया? तो यह है व्यापकता का सिद्धांत को समाप्त करने का वादा किया।
1858 के अधिनियम ने भारतीय राजकुमारों को राज प्रमुखों को इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स के बारे में क्या प्रावधान किया? उनके अधिकारों, गरिमा, सम्मान को बनाए रखने का वादा किया गया, बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करें। उनको कहा गया कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा, हम उस शर्तों पे आपको जो आपकी व्यवस्था है उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार का चलेगा, बाकी आपको परेशान नहीं किया जाएगा। क्योंकि समस्या तो वही थी ना, अगर उस समय अगर वो राजा ये ब्रिटिश सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते और उस टाइम सारे मिलके अगर उसका विद्रोह करते कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे, हम पूर्णतः इसका, लेकिन उस समय जो राष्ट्रवाद की जो धारणा थी वो यहाँ पर थी नहीं। हम सब अपने अपनी टेरिटरी और अपने हितों के लिए झगड़ा कर रहे थे या फिर जो फाइट कर रहे थे। तो जितने भी जो आप देखते हो युद्ध वगैरह जितनी घटनाएं हैं, सबने अपने अपने हितों के लिए जो झगड़ा किया है ब्रिटिश कंपनी से, या ब्रिटिश कंपनी ने उनसे किया, आपस में युद्ध किए। तो इन सभी जब घटनाओं को देखेंगे तो अगर, क्योंकि ये तो घटना होने के बाद में पता चला एक्चुअल में कि सबको मार पड़ी है, लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि उनको खुश करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया कि आपको ब्रिटिश जो सरकार का आधिपत्य है वो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि राजा खुश रहेंगे तो फिर प्रजा वहां कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि जो प्रजा है वो इतनी अवेयरनेस और जो रिवोल्ट कर सके ऐसे संसाधन उनके पास है नहीं। तो इस समय की जो स्थिति है भारत की, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे तो पता चलेगा। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं के संबंध में क्या बदलाव किए? भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की गई और उसमें प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। क्या इस अधिनियम ने भारत में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? नहीं, यह मुख्य रूप से एक प्रशासनिक पुनर्गठन अधिनियम था जिसने शासन को केंद्रीकृत किया और भारतीय प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा। भारत सरकार अधिनियम 1858 को ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो 2 अगस्त 1858 को, डेट याद रखना नहीं है। इस अधिनियम के बाद भारत के प्रशासन से संबंधित मामलों पर ब्रिटिश संसद में प्रश्न कौन पूछ सकता था? संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत के राज्य सचिव से भारतीय मामलों पर प्रश्न पूछ सकते थे। क्या बोल रहा है कि भारत के राज्य सचिव से भारतीय मामलों पर प्रश्न पूछ सकते थे कौन? संसद सदस्य। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि वो इनके प्रति रेस्पॉन्सिबल था इधर, और लेकिन वो जवाबदेही किसके, उत्तरदायी किसके प्रति था? वो था ब्रिटेन की सरकार के प्रति। ठीक है, तो इस हिसाब से 20 क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं। फिर है एक्ट ऑफ 1861। भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना और सरकार का विकेंद्रीकरण करना था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा महसूस की गई प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता का परिणाम था। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महसूस की गई प्रशासनिक जो सुधार है उनकी आवश्यकता का परिणाम था। मुख्य प्रावधान क्या है?
भारतीयों का विधान परिषदों में शामिल होना, भारतीयों को विधान परिषदों में शामिल, जब देखो आप विधानमंडल बन रहा है यहाँ पर, अगर मान लेजिस्लेचर की अगर स्थापना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन है भारत के पार्लियामेंट के लिए। देखिए, इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया। अब ये गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं और सरकारी सदस्य क्या होते हैं, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे संसद में तब हम लोग इसकी बात करेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीन भारतीय थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को अपनी विस्तारित विधान परिषद में मनोनीत किया गया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत, डिसेंट्रलाइजेशन, द स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया, साथ ही जिससे प्रशासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्तियों को बांट देना, शक्ति एक हाथ में ना रहे, जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा केंद्रित कर दिया गया था। जो पहले सेंट्रलाइजेशन किया गया था उसको यहां पर क्या किया गया, हटा दिया गया और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। पोर्टफोलियो प्रणाली है कि विभागीय जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली को इस अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया। इसके तहत वायसराय की परिषद के प्रत्येक सदस्यों को एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया और उसे अपने विभाग से संबंधित अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार भी था। वायसराय की अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी बात। अधिनियम में वायसराय को आपातकाल के दौरान, देखिए अब जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे आपातकाल तब हम लोग बात करेंगे, जिसमें जो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की जो भूमिका है, मंत्रिपरिषद की भूमिका है केंद्र में और राज्य के अंदर, तो सारी बात करेंगे। आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। किसके प्रति? विधान परिषद की सहमति के बिना, मतलब मंत्रिपरिषद की सिफारिश या उसकी सहमति के बिना अगर आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, अध्यादेश पार कर रहे हैं, तो इसकी गारंटी नहीं, ये निश्चित नहीं है कि जो यहाँ वॉइसराय है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। तो यही जो बात, आप इसको इंटरकनेक्ट करेंगे राष्ट्रपति से, कि राष्ट्रपति अगर अपनी मर्जी से अगर अध्यादेश जारी करने लग गया या आपातकाल लगाने लग गया तो क्या होगा, फिर बाद में शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्रिपरिषद की उसमें क्या होगी, जो भागीदारी होगी, सलाह होगी और उनकी सहमति होगी, उसके तत्पश्चात ही वो क्या करेंगे, जो आपातकाल और जो अध्यादेश है इसकी व्यवस्था करेंगे। अध्यादेशों की अवधि अधिकतम 6 महीने होती है। अब राष्ट्रपति के लिए जो अध्यादेश है वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उस जगह। देखिए वहां से ये कनेक्ट हो रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहा है। नई विधान परिषदों की स्थापना, इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में नई विधान परिषदें स्थापित करने का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। महत्व और सीमाएं इस अधिनियम की। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं की नींव रखी, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी थी। क्या थी? सलाहकारी भूमिका थी। विधान परिषदें मुख्य रूप से सलाहकारी निकाय थी। अगर वो कुछ कह रही है तो वो माना जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, बस एक दिखावटी जो प्रारूप है वो है। उनके पास वित्त पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है, मुख्य मुद्दा तो पैसे का ही है। सीमित अधिकार, तो भारतीयों को शामिल तो किया गया,
लेकिन उनकी भूमिका सीमित थी। मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी की जा रही है ताकि ये लोग नाराज नहीं हो। ब्रिटिश सरकार की मनमानी स्वेच्छाचारितावाद बनी रही क्योंकि सरकार भारतीयों के प्रति अनुत्तरदायी थी। संक्षेप में 1861 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। क्यों? क्योंकि विधायिका की यहां पर स्थापना की जा रही है। फिर बाद में जो शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है वो किया जा रहा है। भारतीयों को इनमें क्या किया जा रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से शामिल किया जा रहा है और विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1861 में। 1861 का अधिनियम इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता को बहाल करना। क्यों? क्योंकि जो राजा रजवाड़े थे उनके जो बेटा बेटी थे या फिर जो इनकी संतानें थी या इनके जो कुछ लोग थे वो विदेशों में पढ़ाई करने जाते थे और विदेशों में पढ़ाई करके आ रहे हैं, फिर यहाँ की जो राज व्यवस्था भी देख रहे हैं, तो वो क्या है कि इनसे नाराज नहीं हो, इनके खिलाफ कुछ विद्रोह ना करें, इनके खिलाफ कोई बातचीत ना करें। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो चापलूसी का जो काम होता है ना उस बात को, उसमें रीजन भी है क्योंकि अभी भारत के जो लोग हैं यहाँ के वो इतने ताकतवर थे नहीं उस समय जो इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से फाइट करें, क्योंकि इनकी व्यवस्था को समझना इतना जटिल था कि भारतीयों को पहले, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत किस महत्वपूर्ण प्रणाली की शुरुआत की गई जिसने भारत में कैबिनेट सरकार की नींव रखी? पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली। जो अभी विभागीय जो प्रणाली भारत में भी अभी 8% चल रही है, तो उसमें भी जो विभाग दिए जाते हैं मंत्रियों को, की शुरुआत की गई जिसमें वायसराय की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को विशिष्ट विभाग सौंपे गए। विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल होंगे तभी दिए होंगे। पोर्टफोलियो प्रणाली को किसने शुरू किया था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। इस अधिनियम ने किस नीति की शुरुआत की जिसने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया? इसने विधायी विकेंद्रीकरण या विधायी शक्तियों की बहाली की नीति शुरू की। किन प्रेसिडेंसियों को उनके कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गई? बंबई और मद्रास जो पहले छीन ली गई थी। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में साधारण सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 5 थी। बाद में 1874 में एक और सदस्य जोड़ा गया जिससे यह 6 हो गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की विधान परिषद में कम से कम और अधिक से अधिक कितने अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जा सकता था? तो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12। क्या इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों को शामिल किया जा सकता था? हाँ, वायसराय कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था जिससे प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में किन 3 भारतीयों को नामित किया? तो जैसा कि हमने पढ़ा, बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। विधान परिषद के सदस्यों की भूमिका क्या थी? क्या वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकते थे? परिषदें केवल एक सलाहकार निकाय थी। वे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बजट या किसी कार्यकारी कार्यवाही पर चर्चा नहीं कर सकते थे। क्या वायसराय के पास परिषद के निर्णयों को ओवररूल वीटो करने की शक्ति थी? हाँ, वायसराय के पास परिषद को ओवररूल करने और आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की असीमित शक्ति थी। ये जो अध्यादेश है, आपातकाल है, परिषद है, ओवररूल क्या है, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनकी जो शब्दावली आएगी इनको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता अवधि कितनी थी? तो अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए वैध रहते थे।
1881 के अधिनियम के तहत किन नए प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? तो ये था बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना क्रमशः हुई। तो बंगाल में हुई 1862 में, देखिए क्रम, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत में 1886 में, और बाद में पंजाब में 1897 में। तो वो क्रम भी पूछ सकता है, इसका आगे पीछे करके दे सकता है। क्या इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण था? हाँ, ब्रिटिश संसद या भारत के राज्य सचिव किसी भी अधिनियम को अस्वीकार कर सकते थे। इस अधिनियम ने भारत में किस प्रकार की सरकार की नींव रखी? तो इसने भारत में वर्तमान कैबिनेट सरकार और संसदीय प्रणाली की नींव रखी। इसीलिए 1861 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या इस अधिनियम ने भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से पूरा किया? नहीं, यह केवल एक सलाहकार भूमिका थी और इसमें भारतीयों के लिए कोई वास्तविक विधायी शक्ति या महत्वपूर्ण अधिकार नहीं थे, जिससे क्या हुई? निराशा हुई। तभी तो जब ये घटनाएं हो रही है, तभी तो क्या हुआ कि कुछ जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इन लोगों के खिलाफ क्या हो रहा है? अपोजिट में जा रहा है। अलग अलग नए नए संस्थाएं गठित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो 1885 से पहले क्या हुई थी, जो और संस्थाएं बनी थी, वो इसीलिए तो बनी थी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन अभी देखते हैं इसको। 1861 के अधिनियम ने किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया और केंद्रीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके द्वारा शुरू की गई थी और केंद्रीकरण की प्रक्रिया, और इसको यहां पर क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। 1861 के अधिनियम को अंततः किस अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था? तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1915, ध्यान रहे भाई, इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जो ये अधिनियम था, तो 1915 में जाकर इसको खत्म कर दिया गया। 1892 दो हैं, तो वो दो और कंप्लीट कर लेते हैं ना। एक्ट ऑफ 1892, उनके भी 20 क्वेश्चन हो गए थे, तो 20-20 1858 और 1861 उनके 20-20 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब 20 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे आपको। 1892 का अधिनियम 1892 का अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जो विधान परिषदों की संख्या और कार्यों में कुछ संशोधन करना था। मुख्य प्रावधान और विशेषताएं क्या है? सदस्यों की संख्याओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। किनकी? सदस्यों की संख्या में वृद्धि। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई। हालांकि सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया था। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़कर 16 कर दी गई। प्रांतीय परिषदों जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में भी सदस्यों की संख्या में क्या की गई? वृद्धि की गई। बजट पर चर्चा का अधिकार। परिषदों के सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, और जो 1861 के अधिनियम से क्या था? वर्जित था। मतलब 1861 के अधिनियम में बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था, और इस पर बजट पर चर्चा करने का अधिकार था। केवल चर्चा करने का अधिकार था, समझ रहे? केवल एक जो बता रहा हूं ना, जो दिखावटी है वो, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसमें क्या हो रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। प्रश्न पूछने की शक्ति जो पहले नहीं थी, अब यहां पर दी गई है। सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों या कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इसीलिए उन्हें 6 दिन का पूर्व नोटिस देना पड़ता था। हालांकि अनुपूरक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट में जो प्रश्नकाल होता है, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो जो सभी व्यवस्था है उसके बारे में, या जो शब्दावली है
वो हम लोग क्लियर कर लेंगे आराम से। तो पार्लियामेंट में एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और जब तक आपका ये पॉलिटी कंप्लीट होता है तब तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा सिंगल। चाहे आप स्टेट का एग्जाम दो, चाहे आप जितना चाहो एग्जाम, जितना बड़ा एग्जाम दो उतना दो, इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम इस हिसाब से आपकी तैयारी इसमें करवा देंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, सेकंड ग्रेड का दो, थर्ड ग्रेड का दो, कॉलेज लेक्चरर का दो। तो कॉलेज लेक्चरर में तो फिर वो सब्जेक्टिव जो चीजें आ जाती हैं, हम लोग पॉलिटी के हिसाब से बात करें कि अगर इसका रोल होगा तो इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, बाकी व्यवस्था यही रहेगी और यही कंटेंट रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अत्यंत चुनाव प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इस अधिनियम ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनावों की एक प्रणाली शुरू की जिसे नामांकन कहा जाता था। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति वायसराय द्वारा कुछ निकायों जैसे जिला बोर्ड है, नगर पालिका है, विश्वविद्यालय है, व्यापार संघ, जमींदारों की सिफारिशों पर की जाती थी। विधायी शक्तियों का क्या किया गया? विस्तार किया गया, एक्सटेंड किया गया उसको। विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की अनुमति से नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का क्या किया गया? अधिकार दिया गया। और अब इसका महत्व क्या, इंपोर्टेंस? यह अधिनियम आधुनिक भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली की ओर पहला कदम था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस सिस्टम। यद्यपि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों की तुलना में बहुत कम था। जो उनकी डिमांड थी, उनकी डिमांड ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो कई हित थे उनको साध रहे थे वो। इसमें कई सीमाएं थी, फिर भी इसने भारत में संसदीय उत्तरदायी सरकार की नींव रखने में मदद की। और भारत के जो लोग थे, यहाँ के जो एक पढ़ा लिखा वर्ग था, वो इसके पक्ष में क्यों था और इसके अपोजिट में क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो ब्रिटेन के अंदर या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न जो एजुकेशन है, या फिर वहाँ का जो साइंटिफिक जो सिस्टम है, संसदीय व्यवस्थाएं हैं, और जनता का जो सरकार चुनने में जो भागीदारी है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, तो इन सभी धारणाओं को वो देख रहे थे कि ये जो सरकार है वो यहाँ पर स्टेबल करे धीरे धीरे, और हम लोग इसीलिए इनके पक्ष में। अगर ये इनके विरोध में आ जाते तो फिर वो ऐसा कर नहीं पाती। तो वो इनके, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर ब्रिटेन की व्यवस्थाओं को अगर यहाँ पर धीरे धीरे लागू कर रहे हैं तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनका विरोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बेसिस के ऊपर ऐसा किया गया। लेकिन जो लोग ब्रिटेन में जाके या फिर बाहर जाके पढ़ाई करके आ रहे थे, तो उन्होंने जब विदेशों में गए और वहां की व्यवस्थाएं देखी, वहां की सरकार की, कि वहां तो जो सरकार है वो जनता के हितों की बात करती है, वहां इलेक्शन की बात कर रही है, वहां एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर हेल्थ, वहां पर जो कल्चर एस्पेक्ट हैं, उन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। वहां पर महिलाओं की भागीदारी है, पुरुषों की भागीदारी है, और जो चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां देखा जा रहा है, बेटर है कि जनता के हितों के लिए बात की जा रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वो समझ रहे हैं कि ये सरकार वहां तो अलग है और यहाँ पर अलग काम कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया गया, यहाँ के लोगों को बताया कि जो ये गवर्नमेंट है वो वहां ऐसा काम करती है और यहाँ पर अलग काम करती है। तो वहां इसके लिए अगर आपको सरकार को कोई बात बतानी है तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर वहां का सदस्य होना पड़ेगा या वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा जो यहाँ का व्यक्ति था। इसीलिए जब आप देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी वगैरह वहां जाते हैं। और भी लोग हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो जब वो लोग जाते हैं फिर यहाँ की बात रखते हैं, जैसे वो ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है उसकी बात हुई थी, जो धन का हस्तांतरण का सिद्धांत था, निष्कासन का सिद्धांत, उसके बारे में भी वहां बात की थी। और कई सारे पर्सनालिटी थे भारतीयों में जो वहां जाकर बात की थी उन्होंने, और यहाँ की बात रखी थी कि आप जो कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वहां अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इन सारे जो मुद्दे हैं इन पर डिस्कस हुआ, लेकिन ये इनके विरोध में नहीं हुआ,
लेकिन कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग थे, और इसकी चर्चा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही करेंगे, या तो पॉलिटिकल व्यू देखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। भारत परिषद अधिनियम, एक सेकेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस वर्ष पारित हुआ? 1892। 1892 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय विधायी परिषदों के आकार और उनके कार्यों का क्या करना है? एक्सटेंड करना, विस्तार करना है। भारतीयों की भागीदारी को उनमें बढ़ाना है। बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो ब्रिटिश जो व्यवस्था है उसका विरोध नहीं करेंगे, और अगर भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है, इसका मतलब ये जो यहाँ के लोग हैं वो अपने लोगों का विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए तो उनको यहां पर सुनिश्चित किया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। 1892 के अधिनियम के माध्यम से किस प्रांत में अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए गए? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। किस प्रांत में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 निर्धारित की गई? किस प्रांत में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 निर्धारित की गई? उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। ध्यान रखना भाई इसका। इस अधिनियम ने सरकारी बहुमत, ऑफिशियल मेजोरिटी को केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में बनाए रखा। हाँ, सरकारी बहुमत बनाए रखा गया था। 1892 के अधिनियम ने भारत में किस प्रणाली की शुरुआत की, जिसे अक्सर अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में, इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में जाना जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन या नामांकन की एक प्रणाली, जैसे कि हमने बात की थी। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए किन निकायों को सिफारिश करने का अधिकार दिया गया? तो विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं, वाणिज्य मंडल और जमींदार। क्या सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? हाँ, उन्हें बजट पर चर्चा और बहस करने का अधिकार दिया गया। क्या सदस्य बजट पर मतदान कर सकते थे या उनमें संशोधन कर सकते थे? नहीं, उन्हें मतदान करने और प्रस्ताव का अधिकार नहीं था। सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों या कार्यकारिणी के प्रश्नों पर पूछने के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी होती थी? तो 6 दिन पहले सूचना होती थी। अब यहाँ 10 दिन लिख देगा वो। क्या सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे? नहीं, उन्हें अनुपूरक जो सप्लीमेंट्री प्रश्न थे पूछने की अनुमति नहीं थी। 1892 के अधिनियम को किसने पेश किया था? रिचर्ड एस्टन क्रॉस, जो भारत के राज्य सचिव थे। ध्यान रखना भाई इसका। इस अधिनियम के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लेस्डाउन, यह भी ध्यान रखना। यह अधिनियम किस ब्रिटिश संसद का अधिनियम था? यूनाइटेड किंगडम की संसद। इस अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस रूप में देखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी मांगों की दिशा में एक आंशिक जीत माना, लेकिन यह अपर्याप्त था और इसे उत्तरदायी नीति की आलोचना को जन्म दिया। आलोचना का मतलब बुराई नहीं होती है, तो आलोचना क्या होती है वो हम लोग बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा। क्या इस अधिनियम ने भारतीय जनता को अप्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार दिया था? नहीं, इसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत नहीं की। सदस्यों को नामित किया जाता था और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। यह अधिनियम, इस अधिनियम को भारत में किसकी आधारशिला माना जाता है? तो भारत में संसदीय प्रणाली या प्रतिनिधि शासन की ओर पहला कदम माना जाता है। 1892 के अधिनियम को किसके बाद अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, जो आगे पढ़ेंगे। इस अधिनियम द्वारा परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के बावजूद अंग्रेजों ने नियंत्रण कैसे बनाए रखा? आधिकारिक बहुमत बनाए रखकर
और सदस्यों के अधिकार सीमित रखकर मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वो उन्होंने नहीं दिया, कि आप केवल सलाह दे सकते हैं, आप मतदान और क्या कर सकते हैं, कोई किसी मामले को रद्द नहीं कर सकते, आपको बैठे बैठे सुनना पड़ेगा, आप सलाह दे सकते हैं आपको अच्छा लगे तो, रखकर नियंत्रण बनाए रखा। एक्ट ऑफ 1909 ये लास्ट है, इसमें देखते हैं, देखिए 1909 का अधिनियम, ये यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा वो यहां से ज्यादा पूछा जाता है, एक तो ये है, और इसमें क्या चीज पूछी जाती है वो भी बता देता हूं। 1909 का अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 या पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों से। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान और प्रभाव, तो मुख्य प्रावधान क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यह अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विशेषता थी, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा पेश की। इसका मतलब था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो वो खड़ा होगा तो वहां पर केवल मुस्लिम लोग हैं वही उनको वोट देंगे, समझ रहे हैं? इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लेता हूं यहां से। विधान परिषदों का विस्तार, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर कितनी की गई? 69 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये केंद्रों में है और ये प्रांतों में है। भारतीयों की भागीदारी, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। नाम क्या था उनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। परिषदों के कार्यों में वृद्धि, सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, जो पहले वहां पाबंदी थी, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन थे वो पूछने। हालांकि उनके पास अभी भी सरकारी निर्णयों को वीटो अस्वीकार करने की जो शक्ति थी वो नहीं थी। तो जो सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव की पद्धति अप्रत्यक्ष थी जिसमें सीमित मताधिकार था, मतलब सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे, लिमिट में कर सकते थे। इसका उद्देश्य और प्रभाव क्या था? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादियों को विभाजित करना, डिवाइडेड करना। 1909, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादियों को विभाजित करना और राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को रोकना। इसने भारत की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन की शुरुआत की, जिसके दीर्घकालिक परिणाम देश के विभाजन के रूप में देखे गए। इस अधिनियम ने भारतीयों को स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया, जो कि भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की मुख्य मांग थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी डिमांड थी। इसने विधानमंडलों को सरकार की आलोचना करने का मंच प्रदान किया, लेकिन कोई वास्तविक शक्ति का उत्तरदायित्व नहीं दिया। जो 1909 का अधिनियम है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन, जिसको मैक्सिमम लोग जो पढ़ते हैं जानते हैं, तो लॉर्ड कर्जन है, आप पढ़ोगे उसको। बंगाल का विभाजन, फिर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन, और 1907 के अंदर देखिए पहले क्या हो रहा है, 1905 में जो बंगाल था, बंगाल प्रांत था, उसको दो भागों में डिवाइडेड कर दिया। फिर बाद में एक तरफ मुस्लिम चले गए, एक तरफ हिंदू बेल्ट रह गया दोनों को, ताकि अगर वो शक्ति का प्रतिरोध भी अगर मालूम करना पड़े, शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े, तो सारे एक जगह नहीं हो, उनको डिवाइडेड करना था यहाँ। क्योंकि ये प्रभाव कहां से देखते आ रहे हैं हम लोग, ये 1857 की क्रांति के बाद से देखते आ रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम दोनों को एक जगह नहीं होने देना। और ये जो माइंडसेट था, ये जो इनका प्लान था, ये यहाँ पर होता भी है। तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन करते हैं, हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइडेड करते हैं। फिर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन होता है, वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर 1907 के अंदर कांग्रेस जो थी, हिंदुओं की जो संस्था थी जिसको कहते थे, उनका विभाजन कर दिया नरम दल और गरम दल में। तो देखिए 3 चीजें डिवाइडेड हो गई, बंगाल का विभाजन हो गया, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन हो गया, और 1907 के अंदर बंगाल का विभाजन हो गया। तो इस हिसाब से इनको क्या किया गया, डिवाइडेड किया गया। लेकिन इनका चर्चा क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको यहां पर रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए जो पहले बात हुई थी सर सैयद अहमद खान की और ब्रिटिश सरकार की, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये जो 1909 का जो एक्ट बना, अधिनियम, और इस अधिनियम में उनको सांप्रदायिक जो व्यवस्था है ये देखने को मिलती है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसके। उन्नीस सौ के अधिनियम का दूसरा नाम क्या था, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। 1909 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो क्या था, वायसराय था, और वो राज्य मंत्री, राज्य सेक्रेटरी, राज्य सचिव। तो जो ये मिंटो है ये वायसराय है, और जो मार्ले है ये राज्य सचिव। 1909 के अधिनियम में ये तो हो गया। 1909 के अधिनियम के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो ये हो गया जॉन मॉडले भारत के राज्य सचिव थे। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी, लिमिटेशन में क्या करना, उनको रोल देना है। देकर राष्ट्रवादी आंदोलन के उदारवादी धड़े, जो लिबरल पक्ष था, उनको संतुष्ट करना था, जिसके अंदर आप देखते हो गोपाल कृष्ण गोखले, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना था। उन्नीस सौ 9 के अधिनियम की सबसे विवादास्पद महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण थी। तो यहां पर जो दो बताया था मैंने, कांग्रेस का विभाजन, एक गरम दल और एक नरम दल। जो गरम दल था जिसको लालपाल बाल कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, क्या नाम है इनका, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, और गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये क्या थे, ये लिबरल में थे, उदारवादी थे, शांत तरीके से बात करते थे, जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से कागज कार्रवाई पर ध्यान देते थे, उनकी शर्तों को मानते थे। तो दोनों पक्ष थे अलग अलग। पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या था, मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते हैं। किस भारतीय को पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा दी, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। इस अधिनियम ने प्रांतों में आधिकारिक बहुमत को समाप्त कर दिया। हाँ, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया था, लेकिन केंद्र में आधिकारिक बहुमत बना रहा। इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के सदस्यों को कौन से नए अधिकार दिए, तो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर चर्चा करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने मतदान के अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान किए, मतदान का अधिकार सीमित था और संपत्ति के स्वामित्व, शिक्षा पर आधारित था, सार्वभौमिक विवेचक मताधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। इस अधिनियम द्वारा किन अन्य निकायों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था,
तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों को भी अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्योंकि इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि यही लोग थे मुख्य रूप से, ये देखिए ये लोग, क्योंकि ये विरोध कर सकते थे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, जो कोऑर्डिनेशन है इनका, किनकी देखरेख में जनता किन लोगों को मानेगी? जो बड़े पैसे वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, जिनके पास ताकत है, उनको मानती है। तो एक समाज से अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित अगर व्यवस्था में आता है तो उसको एक अलग तवज्जो दिया जाता है। तो इन लोगों को तवज्जो कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को ये शांत करेंगे और इनको हम लोग शांत कर देते हैं। कैसे? इनको प्रतिनिधित्व देके, ताकि ये लोग चुप रहे, हमारी बातें मानते रहे। क्या इस अधिनियम ने भारतीयों के लिए स्वशासन की गारंटी दी थी? नहीं। लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संसदीय प्रणाली उत्तरदायी सरकार स्थापित करना नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। इस अधिनियम ने किस प्रकार की चुनाव प्रणाली की शुरुआत की? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त भारतीय सदस्य की क्या भूमिका थी? तो वह एक कानूनी सदस्य था और परिषद के एक नियमित सदस्य के रूप में कार्य करता था। क्या सदस्य विदेशी नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर चर्चा कर सकते थे? नहीं। सदस्य विदेश नीति या रियासतों के साथ भारत सरकार के संबंधों से जुड़े मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव की परिषद में कितने भारतीय सदस्यों को नामित किया? भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नामित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम पर क्या प्रतिक्रिया दी? कांग्रेस के उत्तरदायी धड़े ने शुरू में इसका स्वागत किया, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और सीमित शक्तियों के कारण जल्द ही इसकी आलोचना शुरू कर दी। क्रिटिसाइज किया इसका। इस अधिनियम का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ? इसने भारत की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत रूप दिया, जिसने अंततः भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक और है, इसको पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1915। यह भारत सरकार अधिनियम 1915 यह आप जनरली नहीं पढ़ते हैं। आपकी जो किताबें हैं उसमें जनरली नहीं मिलता है, और कई किताबों में दिया हुआ भी होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1915 यह अधिनियम ब्रिटिश भारत से संबंधित पूर्व के कानूनों को ही कानून में समेकित करता था। पारित होने की तिथि क्या है इसकी? मतलब क्या उद्देश्य है कि ब्रिटिश भारत से संबंधित पूर्व के जो कानून है उनको एक ही कानून में क्या करता था? समेकित करता था। पारित होने की तिथि क्या थी? 16 जुलाई 1915 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1916 को लागू हुआ। ध्यान रखना इस बात का। इसकी विशेषता क्या है? इसने ब्रिटिश संसद के 47 पूर्व कानूनों को निरस्त कर दिया गया और उनकी जगह एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसे 135 खंड और 5 अनुसूचियां शामिल थी। फिर है भारत रक्षा अधिनियम 1915, यही है, एक में ही है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया और एक आपातकालीन आपराधिक कानून था। पारित होने की तिथि क्या है? 19 मार्च 1915 को अधिनियमित किया गया था। ये विशेषता है, इसमें सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई, जिसमें प्रेस पर सेंसरशिप लगाना, आवागमन पर प्रतिबंध, बिना मुकदमा चलाए व्यक्तियों को हिरासत में बनाए रखना। क्योंकि एक तरफ तो जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था पहले हुआ, और दूसरा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की जो व्यवस्था चल रही थी साथ में, और इनके बीच में भारत में जो लोग थे उनको इस बात का पता था, इनको डर था कि कहीं ये जो ब्रिटिश सरकार है इसके विरोध में यहाँ पर कोई गतिविधि ना कर दे। इस चक्कर में यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इसकी अवधारणा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रशियन जो क्रांति इससे इंटरकनेक्ट है। जो कार्ल मार्क्स की अवधारणा है और इसका जो कॉन्सेप्ट आप आगे देखते हो, इसमें सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई, जिसमें प्रेस पर यह सेंसरशिप, आवागमन पर प्रतिबंध, बिना मुकदमा चलाए व्यक्तियों को हिरासत में रखने का।
यह अधिनियम ब्रिटिश डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट के नाम से के समान था, ब्रिटिश डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट के नाम से। इसे बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में फिर से लागू किया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 19 मार्च 1915 को पारित किया गया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या करना था? अंकुश लगाना था। इस कानून को और किस नाम से जाना जाता था? डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। यह किस प्रकार का कानून था? यह एक आपातकालीन इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी विशेष शक्तियां दी? इसने सरकार को बिना वारंट गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा मुकदमे चलाने की शक्ति दी। इस एक्ट के तहत किन गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो शत्रु से संवाद करना, झूठी खबरें फैलाना जो फेक न्यूज है, और युद्ध प्रयासों के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी माना गया। इस एक्ट के तहत सुनवाई के लिए कितने कमिश्नर या न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे? स्थानीय सरकार को 3 कमिश्नरों को नियुक्त करने का अधिकार था, जिनमें से कम 2 सेशन जज या हाईकोर्ट जज के योग्य होते थे। इस एक्ट की वैधता कब तक थी? यह कानून युद्ध की अवधि और उसके 6 महीने बाद तक वैध था। इस एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो मोहनदास गांधी ने इस कानून को द ब्लैक बिल्स या काला कानून कहा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में पारित किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 कब पारित हुआ? तो यह जुलाई 1915 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1916 से लागू हुआ। यह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार से संबंधित मौजूदा अधिनियमों को समेकित करना। इस एक्ट ने कितने मौजूदा अधिनियमों को निरस्त कर दिया? इसकी धारा 130 और 4वीं अनुसूची ने ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1770 से शुरू होने वाले जो अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत किसकी स्थापना को अधिकृत किया गया? इसने आवश्यकता अनुसार और अधिक हाईकोर्ट स्थापित करने को अधिकृत किया। क्या इस एक्ट ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति दी? हाँ, इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को 2 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का बाद में किस अन्य कानून का आधार बना? यह कानून 1919 के कुख्यात रोलेट एक्ट का आधार बना, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। 1915 में भारत के अलावा अन्य देशों से कौन महत्वपूर्ण कानून 1915 में भारत के अलावा अन्य देशों में कौन से महत्वपूर्ण कानून बने? इस वर्ष ऑस्ट्रिया में हेल्थ एक्ट 1915 और अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर 1915 जैसे कानून बने। इस अधिनियम के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कदम उठाया था? तो जिन्ना ने इस अलोकप्रिय विधेयक को आगे बढ़ाने के परिणामों की चेतावनी देने के बाद वायसराय की परिषद छोड़ दी। और यहां होता है हमारा ये कंप्लीट। तो हम लोग क्या है कि जो 1919 का अधिनियम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 1909 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसीलिए जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे, पढ़ोगे, और क्योंकि पहले कंटेंट दिया हुआ है और कंटेंट के साथ में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड कर दिए। 20 क्वेश्चन हर सब टॉपिक के साथ दिए हुए हैं। हमने आज कहाँ से पढ़ाई की थी? तो 1858 से हम लोग 1858
फिर 1861, 1891, तो 3 तो ये हो गए, और 1909, 4 हो गए, मतलब 80 क्वेश्चन हो गए इसमें। हमको 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट के लगभग हो गया है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब आपको जब क्वेश्चन करवाएं, भाई समय लग रहा है लेकिन चीज़ें क्लियर होती जा रही है, क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, साथ में पढ़ते जा रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक में, नई किताब नहीं लेनी है। एक लक्ष्मीकांत क्वालिटी की किताब है, प्लस एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से आपका बेसिक्स क्लियर होगा, और लक्ष्मीकांत जो बुक है वो एडवांस किताब है, वो कई सारी जो किताबें हैं उनका एक समरी है वो। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो आगे का जो अधिनियम है उनके बारे में। थैंक यू।